नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज चैनल पर हो चुकी आपकी जो कांस्टेबल परीक्षा कंडक्ट कराई गई है, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक अनुमानित एक अप्रॉक्स एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है, उसी के संदर्भ में आज मैं बात करने आया हूं आप लोगों के समक्ष। तो साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और मैं आशा करता हूं सभी लोगों ने बेहतर तरीके से अपना पेपर दिया होगा। तो भाई, सभी से यही आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और सारे तथ्यों को, सारी चीज़ों को बहुत विधिवत तरीके से देखने के बाद एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि क्या अनुमानित कटाव हो सकती है। तो हर बारीकियों को समझते हुए, हर चीज़ों को, हर तथ्यों पर बात करते हुए हम बात करेंगे कटाव क्या रहने वाली है। तो कटाव क्या रहेगी भाई, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि जो वैकेंसीज की संख्या थी, जो पोस्ट थी आपकी, वो अप्रॉक्स मोटा माटी आप मान के चलते हैं 60,000 थी। ठीक है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 48 लाख लोगों ने फॉर्म, मतलब 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन समथिंग 48 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है या परीक्षा में बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या समथिंग 48 लाख है। मोटा माटी मान के चलते हैं, बाकी 48 लाख कुछ हजार है। वैसे ही 60,000 कुछ जगह थी, तो मोटा माटी हम 60,000 मान के चल रहे हैं। 48 लाख लोग बैठे हुए थे और जैसा कि बताया जा रहा है कि मतलब भारत के हर स्टेट से लोग आए थे देने एग्जाम। सबसे ज़्यादा जो बिहार के लोग थे, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, सभी स्टेटों के लोग आए हुए थे। तो साथियों, जैसा कि बाहर के लोग जब भी एग्जाम में बैठते हैं तो वो सारे लोग जनरल में काउंट होते हैं, सभी को पता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके तथ्यों के विषय में, किस तरीके से क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई, जो आपका एग्जाम हुआ है वो 4 पालियों में हुआ है, सभी को पता है। 17-18 मॉर्निंग इवनिंग, मतलब 4 शिफ्टें रही हैं। तो हो सकता है कुछ नॉर्मलाइजेशन, हो सकता है क्या कुछ तो फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का भी। और नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें विधिवत तरीके से समझने के लिए अंत तक अवश्य बने रहेंगे। और आग्रह है सभी लोगों से कि वीडियो को भाई लाइक कर देना। अगर दी हुई जानकारी मेरे तथ्यों से अब अगर आत्मसात कर पाते हैं, कुछ बातें समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो भाई, 60,000 जगह थी और जैसा कि एज में छूट मिलने की वजह से थोड़ा सा कंपटीशन जो था वो टफ हो चुका था। और उसके लिए मतलब बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान बहुत अच्छी तरीके से देना है। होता क्या है कि भाई, जैसे जनरल का जो बच्चा था वो 18 से 22 तक की बैठ सकता था, लेकिन छूट मिलने की वजह से वो बैठ पा रहा था 25 तक। तो भाई, जो 4 साल, मतलब 18 से 22, 4 साल की एज जिसको मिल रही थी, जिसको भाई 4 साल मिल रही थी, अब वो बंदे 7 वर्ष तक की छूट वाले, मतलब 18 से 25 तक के जो बंदे थे वो बैठ पा रहे थे। जो भी अभ्यर्थी थे, स्टूडेंट थे, वो बैठ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो टफ हुआ है, क्योंकि 18 से 22 साल में उतनी मेच्योरिटी भले ही ना आए बच्चे में, लेकिन जैसे ही वो 25 के समथिंग पहुंचता है तो वो अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी सीरियस हो जाता है। तो उसी संदर्भ में लोगों ने मतलब अच्छी तरीके से तैयारी की। और ये एक इसका प्लस, मतलब निगेटिव पॉइंट होता है। और उसका साथियों पॉजिटिव पॉइंट ये था कि भाई, ऐसा तो है नहीं कि भर्ती, जब भी आपका विज्ञापन जारी हुआ और फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुए, उसके 4 महीने बाद, 6 महीने बाद पेपर हुआ हो। पेपर साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना कम समय मिला है। तो वो अभ्यर्थी जो, मतलब कि एक जो आपको डर सताता है कि भाई एज में छूट मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया है, तो कंपटीशन आपका टफ हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। टफ तो हुआ है भाई, कुछ तो हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थे कि उनको फॉर्म फिल करने को मिलेगा। उनको दूर दूर तक नहीं पता था। और जैसा कि, मतलब कि उनको नहीं लग रहा था कि छूट मिलेगी। वो अंततः क्या मिलती है भाई, छूट मिल जाती है, वो लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो उस 1 डेढ़ महीने में जो 45 दिन का समय मिलता है, उसी समय में वो अब लोग अपनी पढ़ाई, मतलब जो भी कर पाए हैं, तैयारी कर पाए हैं। तो बाकी भाई, अगर पढ़ने के लिए ठीक ठाक तैयारी करने के लिए अगर आप कंटिन्यू हैं, मतलब लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो ठीक है। वरना इस बीच आप देख रहे थे बहुत कोई भर्ती भी नहीं थी, तो लोग उस तरीके से नहीं लगे हुए थे, उस तरीके से तैयारी नहीं कर रहे थे। तो ये दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट जो है निगेटिव है कि एज में छूट मिल गई, तो उस वजह से थोड़ा टफ होगा। लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि उन लोगों को बहुत समय नहीं मिला। हालांकि समय किसी को भी नहीं मिला फॉर्म फिल करने के बाद, लेकिन आप लोगों को जो, मतलब
एज छूट मिलने के से पहले ही जो फॉर्म फिल कर पाते हैं, उन लोग को पता था कि भर्ती आएगी और हम फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो वो अपनी तैयारी में थे। लेकिन जिन लोग की वो एज ओवर हो गई थी, उनको कतई नहीं पता था कि एज में छूट मिलेगी और वो लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो वो लोग इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे, उनको 45 दिन का ही समय मिला, और तो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और जैसा कि भाई हमने देखा भी, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ के जो भी कुछ हैं मेरे जानने वाले, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से जो एक आध जो थे, मतलब जिसकी जो एससी का था या ओबीसी का था या जनरल का था, जनरल में 3 ही मिला, जिसको भी ज़्यादा छूट मिल गई, जो भी फॉर्म डाल पाए, तो उनको भी हमने देखा, तो भाई सबका जो स्कोर रहा है वो एवरेज रहा है, बहुत ज़्यादा स्कोर ऊपर नहीं उठा है। अगर हम बात करें भाई आगे, अगर हम बात करते हैं तो लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो लेवल साथियों अगर हम हिंदी की बात करें तो ओवरऑल हिंदी अगर हम बात करें 17 की शिफ्ट में बात करें या 18 में, तो 17-18 में अगर हम मॉर्निंग इवनिंग की बात करते हैं भाई, तो चाहे आप 17-18 की उठाकर देख लें, चाहे 18 की देख लें, चाहे मॉर्निंग देखें, चाहे इवनिंग देखें, साथियों हिंदी जो थी वो कतई जबरदस्त पूछी है। अब अगर बात की जा रही है 38-37 क्वेश्चन होंगे, उसमें से भाई 3-4-5 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा सा घुमाने वाले होंगे, जहाँ कंफ्यूजन होगी। लेकिन अगर हम बात करें भाई इसमें इसमें आप 30 प्लस भाई, हर जगह आप 30 प्लस कर सकते हैं, हर जगह आप 30 प्लस, मैं तो ये नॉर्मली बता रहा हूँ, हर एवरेज बच्चे के लिए ये 30 प्लस आपका जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 30 प्लस आप इजिली पहुंच सकते थे इसमें, कोई बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने पढ़ रखा है थोड़ा सा, आपको जानकारी है थोड़ी सी, तो आप 30 प्लस आराम से इसमें जा रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें जीएस में, तो जीएस में भाई जैसा कि देखा है आपने, जीएस की अगर हम भाई बात करते हैं, तो जीएस का जो पोर्शन था, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन टफ थे वो टफ थे, जो इजी थे वो इजी थे। बाकी अगर हम भाई बात करते हैं हिंदी में, जैसे हमने बात की मॉर्निंग इवनिंग, चाहे 17 का हो चाहे 18 का हो, और जो पेपर का पैटर्न था वो कतई चेंज नहीं हुआ है, वो सेम पैटर्न रहा। जो रचनाएं एक आध हल्की फुल्की पूछी जा रही थी जिसमें कि भाई, और जैसा कि 18 शाम को देखा जाए तो रचनाएं पूछी नहीं गई, और जैसा कि प्रेमचंद पूछे गए आपके, मैथिली शरण गुप्त की पूछी गई, महादेव वर्मा की, तो मेन तो उड़ती उड़ती रचनाएं सूरदास की पूछी गई। एक रचना जो 18 की लास्ट में पूछी गई है, सूरसागर की रचना थी। तो वैसी कोई रचना और पुरस्कार से भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, और साहित्य से भी क्वेश्चन नहीं था। तो भाई नॉर्मली थी, और लेवल में कोई चेंज नहीं आया है बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें चेंज देखने को नहीं मिला है कि 17 को आसान हो 18 को टफ हो गया हो। तो भाई पेपर का लेवल इक्वल रहा है। और जीएस में बात करें तो भाई जीएस में अगर आप 17 की मॉर्निंग की बात करें या इवनिंग की बात करें, तो यहाँ भी जब भी बात करेंगे भाई, तो जो क्वेश्चन थे 20 से 25 क्वेश्चन समथिंग, 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब उड़ते उड़ते क्वेश्चन थे। हालांकि बहुत सारे लोग पेपर देने के बाद कहें पेपर बहुत आसान आया, बहुत देखने के बाद बहुत आसान आया, लेकिन उतना भी आसान नहीं था। क्योंकि भाई जब किसी परीक्षा में बैठने के बाद आपको 100 क्वेश्चन मिल जाए आसान आसान, या 50 मिल जाए, 70 मिल जाए, 75 मिल जाए, जैसे आपने 150 प्रश्न थे आपकी परीक्षा में, आपको 75 क्वेश्चन मिल गए आसान आसान उड़ते उड़ते, तो इसका ये मतलब नहीं पेपर आसान हो जाता है। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। जो लोग पेपर दे के आए और कहें पेपर बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन यहाँ मिलाने के बाद देखा तो छोटी छोटी गलतियां हो रही थी। अच्छा, जो जैसे कि हमने भी बताया भाई 37 क्वेश्चन जीएस के हैं, अगर इसमें 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आपको वन लाइनर एकदम इजी उड़ते उड़ते मिल गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आसान हो गया। 20-22 करने से आसान नहीं होगा, जब आप उसको 30 कर ले जाते हैं, 35 कर ले जाते तब वो आसान होता। तो 20 तो सबने ही किए हैं भाई, 20 तो सबने ही किए हैं, लेकिन जिसने 28 कर लिए, 30 कर लिए, तो उसका ठीक ठाक होगा। तो भाई जीएस की अगर हम बात करें, तो जीएस में अगर हम देखें तो साथियों क्या होगा कि जीएस में जो 25 स्कोर किया है, करने वाला था दोनों में, हर जगह पर बहुत मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लेके चल रहा हूँ। भाई जीएस में 25 करने लायक थे क्वेश्चन, जीएस में 25 करने लायक थे। आप अगर हिंदी में 30 करते हैं, यहाँ पर 25 करते हैं, तो 55 क्वेश्चन आपके ओवरऑल हो जाते हैं। और अगर हम बात करें रीजनिंग और मैथ की, तो रीजनिंग और मैथ में भी अगर हम भाई बात करें, तो रीजनिंग में भी लेवल में सीधा सीधा भाई कोई चेंज नहीं था।
अब अगर हम बात करें इसमें डिसीजन मेकिंग वाले बच्चे, मतलब पहली बार देखे क्वेश्चन, ऐसा मतलब नहीं मिल रहा था प्रैक्टिस सेट में या ऐसा कुछ, तो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जो थे जेल वार्डन परीक्षा में पूछे गए थे 14-15 क्वेश्चन, यहाँ पर बता रहे 10-12 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें लोग कंफ्यूज हुए हैं। और एक जो वो एक सिलेक्शन वाला था कि मतलब ये उनके पास जाएगा, प्रधानाध्यापक के पास जाएगा, प्रोफेसर के पास जाएगा, जो एक लंबा सा लेंदी लेंदी था, तो उसमें लोगों को दिक्कत हुई है क्योंकि वो लेंदी था। हालांकि अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो मॉडरेट लेवल की थी, इसमें थोड़ा सा लेंदी मामला था। और तो इसमें भी अगर हम बात करते हैं भाई 45-40 क्वेश्चन लोग इजिली अटेंड कर सकते थे, केवल रीजनिंग के पोर्शन से 45 से 50 के बीच के, 45 से 50 के बीच के इजिली आप अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं 45 प्लस लेता हूँ, 45 प्लस अटेंड किए जा सकते थे। हालांकि 45 ही मान लो, जैसे कि अगर हम बात करें तो मोटा माटी 45 जो होगा वो सफिशियंट होगा, लेकिन प्लस तक जाया जा सकता था जो अच्छा स्कॉलर है, जो अच्छा स्टूडेंट है। बाकी मोटा माटी अगर 57-58 में 45 कर पा रहे हैं तो ठीक है। मैथ की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो मैथ में अगर देखा जाए तो मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन, 10 प्लस क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आसान आसान से थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे का चक्रव्याज के भी डाल दिया था। तो मतलब वैसा ही बताया कि जैसे कि 10-12 क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, लेकिन उसके ऊपर वाले कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी थे, एक आध क्वेश्चन, क्योंकि कांस्टेबल की परीक्षा थी, एसआई की परीक्षा नहीं थी, एनटीपीसी परीक्षा नहीं थी, तो उसके हिसाब से तो यहाँ भी आप मान के चलते हैं 55 नंबर। तो जैसा कि भाई यहाँ हमने आपको बताया हिंदी का 30 और जीएस में हमने बताया 25, तो 55 ये हो जाता है और 55 ये हो जाता है। तो लगभग ये आप भी अगर इसको देखेंगे तो मोटा माटी मान के चलते हैं कि सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है, जो अनरिजर्व की है, जनरल की है, वो 110 के समथिंग पहुंच रही है। बात को समझ पा रहे होंगे। और अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन के विषय में, तो साथियों नॉर्मलाइजेशन जो होगा भाई वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वो क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि जो 17 की शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट है और जो 18 की मॉर्निंग शिफ्ट है, इनको थोड़ा सा इनको मिल सकता है एक आध नंबर का, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि पेपर का लेवल बहुत आसान था, सॉरी आसान नहीं था मतलब सेम था। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि दो ही दिन पेपर था, 4 शिफ्टें थी, बहुत ज़्यादा शिफ्टें नहीं थी, तो भले ही एक आध नंबर का हो तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं मिलेगा देखने को आपको, नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये आप मान के चलिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि भाई अफवाहें उड़ रही हैं अभी, जो भी क्या सत्यता है उसमें तो वो आयोग तय करेगा, पेपर लीक की भी। और साथियों ये आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने आपके लिए बना के दिया है कि पेपर का लेवल जो था वो नॉर्मल टू मॉडरेट था, अब इसे हार्ड नहीं कहेंगे। पेपर का जो लेवल था पेपर का वो ठीक ठाक बनाया था, मतलब कांस्टेबल के लेवल से पेपर अच्छा बनाया था। उसके बाद भाई बात कर रहे हैं तो हम अनरिजर्व्ड की बात करते हैं, तो 110 के राउंड फिगर में ही नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मेरे हिसाब से भाई मतलब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि एक्सेप्टेड है भाई, जो जो भी आप लिखेंगे वो सारी चीज़ें मुझे सहर्ष स्वीकार्य होंगी। और मैं अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, तो ये 110 यूआर का जो होगा 110 के राउंड फिगर में। बाकी एग्जैक्ट तो भाई भर्ती बोर्ड ही जारी करेगा, हम भर्ती बोर्ड तो है नहीं। जैसा कि आप लोगों ने बताया, आप लोगों के कमेंट आए, आप लोगों ने कॉल करके बताया, हमने पूछा कुछ लोगों से कैसा क्या हुआ है, तो उसी बेसिस पे मैं उन्हीं तथ्यों को देखते हुए, उन सारी चीज़ें पहलुओं को देखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो 110 के अप्रॉक्स जो है वो ऊपर नीचे, नीचे तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन 110 प्लस में ही रहने की संभावना है, एक आध क्वेश्चन। और ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन की भाई, 110 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। बाकी आप इसका 110 का मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, 220 हो जाएगा। तो भाई मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो 110 क्वेश्चन अनरिजर्व्ड का मे बी ये सफिशियंट होगा और इससे प्लस जा सकता है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये 105, ये भाई एक आध हो सकता है कि ऊपर भी चला जाए या एक आध नीचे आए, तो मैं 108 से 100 ये 107-8 वही, मतलब दो दो आप आगे पीछे कर सकते हैं, मुझे तो लगता है इसमें वही 106 से और 110 के बीच में रहने की संभावनाएं हैं इसमें। और एससी का जो साथी होगा वो 105 के ऊपर नीचे एक आध कर लेंगे। तो भाई जैसा कि मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि ये अप्रॉक्स है, अनुमानित है,
भर्ती बोर्ड नहीं हूँ मैं, भर्ती बोर्ड जारी करेगा, लेकिन हाँ इतना है तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एसटी की बात करें तो 100 जाएगा। और बाकी बात रही जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के से जो भी लोग थे, तो या फ्रीडम फाइटर जो भी हैं, या जो मतलब अन्य हैं, जैसे अगर हम बात करें होमगार्ड की, तो उसमें भी आप अपने हिसाब से भाई नीचे कर लीजिएगा। मतलब वही 90 के अप्रॉक्स आप मान के चलेंगे। आप मान लें फ्रीडम फाइटर की मान लें या होमगार्ड मान लेते हैं, तो इनका भाई वही 90 या उससे कम ही रह सकता है। ये मान के चलिएगा भाई। तो बाकी अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो भी अपने हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लेंगे, 105 समथिंग रहेगा उनका भी। और यही मेरे हिसाब से जाएगी। तो आप लोग इससे कितना सहमत हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा भाई। और बाकी उल्टा सीध की प्रतिक्रिया ना करिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का पुनः एक बार प्रेम पूर्वक बहुत बहुत स्वागत है। और सफलतागंज चैनल को लाइक करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, यही आग्रह है आप सभी से। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।